सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में 157 तक कर लिया था, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद वी विल फटाफट मूव टू आर सेक्शन 160 173 राइट 174 सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले सेक्शन 152 क्या बात कर रहा है? पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा है कि अगर कोई भी पर्सन पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी और मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्पेशली एम्पावर किया गया है, वो ऑन द रिपोर्ट ऑफ पुलिस इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन में एविडेंस वगैरह लेके जो भी अगर उनको लगे तो वो ये सारे जो एक्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या एक्ट कर सकते हैं कि अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। कोई पेड़ पौधा गिरने वाला है उसको रिमूव करवा देंगे, कोई बिल्डिंग टेंट या स्ट्रक्चर ऐसा है, ट्री कोई ऐसी कंडीशन में है कि गिरने वाला है उसको रिमूव करवा सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग किसी भी तरीके से किसी भी तरह से ऐसी लग रही है कि डिस्पोजेबल वगैरह हो सकते हैं, एक्सप्लोजन वगैरह हो सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टैंक वगैरह है, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 163 का कह रहा है कि ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ऑर्डर होगा, मोस्टली पर्सनल सर्विस होनी चाहिए, अगर नहीं पर्सनल हो सकती है तो बाय प्रोक्लेमेशन भी आप सर्विस करवा सकते हैं, ठीक है। जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर किया गया है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो चुपचाप परफॉर्म कर लेगा जो भी उसको एक्ट में कहा, सॉरी ऑर्डर में कहा गया है वो। दूसरा उसके पास होता है कि वो शो कॉज कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? देखो, यहाँ पे जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं वो कंडीशनल ऑर्डर होते हैं। कंडीशनल ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर की कंडीशन क्या होती है कि जो भी अगर आपको लग रहा है, अगर आप एग्रीव्ड पार्टी हो जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया गया है, तो वो क्या कर सकता है? शो कॉज कर सकता है कि क्यों ये जो ऑर्डर है वो नहीं जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो जो मजिस्ट्रेट है वो इससे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, अदरवाइज ऑर्डर को जो है एब्सोल्यूट कर दिया जाता है। जब ये एब्सोल्यूट हो जाता है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होती, फिर आपको ये जो ऑर्डर है वो क्या करना पड़ता है? परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है जी। तो दूसरे ऑप्शन आगे कि वो क्या कर सकता है? आके शो कॉज कर सकता है। अगर उसने शो कॉज भी नहीं किया, परफॉर्म भी नहीं किया, तो फिर उसको क्या पड़ेगी? पेनल्टी, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर ही इज लायबल टू पेनल्टी, किसके अंडर? सेक्शन 223 ऑफ बीएनएस, ठीक है जी। सेक्शन 156 क्या कह रहा है कि कोई भी ऑर्डर जब सेक्शन 152 में किसी पर्सन के अगेंस्ट किया गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन है कि अगर पब्लिक राइट को आके वो क्या कर सकता है? डिनाई कर सकता है। कि अगर उसको सपोज कहा गया है कि ये जो वेल है ये ऐसे ऐसा कर रहे हैं या ऐसे लोगों की न्यूसेंस हो रही है, तो वो ये चीज कह सकते हैं कि इसके ऊपर पब्लिक राइट नहीं है, ये उसके ऊपर क्या है? उसका प्राइवेट राइट है, पब्लिक के पास राइट नहीं है। तो ये चीज को क्या कर सकता है? आके डिनाई कर सकता है। लेकिन अगर वो डिनाई नहीं करता तो सब्सिक्वेंटली बाद में सेम प्रोसीडिंग्स में वो बाद में उस चीज को नहीं कह सकता कि पब्लिक राइट एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर एक बार जब उसके पास टाइम था अगर तब वो नहीं डिनाई कर रहा तो बाद में भी वो डिनाई नहीं कर सकता। ये हमें हमारी ये सेक्शन 156 बता रहे हैं, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू सेक्शन 157। सेक्शन 157 क्या कह रहा है कि जिस भी पर्सन को बुलाया गया है शो कॉज करने के लिए, मजिस्ट्रेट वगैरह क्या करेंगे? उससे एविडेंस वगैरह ले लेंगे, जैसे कि समन्स केस में ट्राई किया जाता है वैसे ही। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं ऑर्डर को लेके तो वो क्या करेंगे? चाहे तो ओरिजिनली ऑर्डर को दे सकते हैं कि आप ऐसे ही परफॉर्म करो, या मॉडिफिकेशन वगैरह की जा सकती है एज ही कंसिडर्स नेसेसरी, जो भी रीजनेबल लगे, प्रॉपर लगे, ठीक है। ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा विदाउट मॉडिफिकेशन, अगर वो ये चाहे तो वैसे भी, विद सच मॉडिफिकेशन तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट हो रहा है विद विदाउट मॉडिफिकेशन, तो वो डिपेंड करता है ऑन द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है वो 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 120 डेज तक जा सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर 90 दिन से आप एक दिन के ऊपर करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेक्शन 158, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उसको अपॉइंटेड किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पसेस ऑफ एन इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट जो है 156 की जो भी इंक्वायरी है उसके लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक्सपर्ट को सम्मन या एग्जामिन किया जा सकता है। Then power of section 159, power of magistrate to furnish written instructions etc. तो जहां पर भी मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाते हैं किसी भी पर्सन से अंडर सेक्शन 158 यानी कि एक्सपर्ट से या किसी और पर्सन से, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? फर्निश सच पर्सन विद सच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसको जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देंगे, जो भी उन्हें नेसेसरी लगेगी गाइडेंस वगैरह के लिए, एंड डिक्लेयर करेंगे कि इस पर्सन का, यानी कि जो भी एक्सपर्ट है जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका खर्चा जो है, उसके जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो किसके द्वारा पे किए जाएंगे, ठीक है। ये भी
और अगर उस केस में फर्दर उस पर्सन को सम्मन किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है एज एन एक्सपर्ट, तो वहां पर फिर जो एक्सपेंसेस वगैरह होगी, उसकी जो कॉस्ट वगैरह होगी, वो कौन पे करेगा, ये भी कौन करेगा, मजिस्ट्रेट डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन में बी रीड एज एविडेंस इन द केस। ठीक है, उस पर्सन की रिपोर्ट जो है वो केस में एज एन एविडेंस पढ़ी जा सकती है। अब उसको बुलाने के लिए खर्चा लगेगा, ठीक है, वो समन्स वगैरह करने के लिए, उसके एग्जामिन वगैरह करने के लिए जो कॉस्ट वगैरह है वो कौन पे करेगा, वो मजिस्ट्रेट ही बताएंगे। ठीक है, और एक्सपर्ट को लगाने के लिए जो खर्चा वगैरह होगा लोग इन्वेस्टिगेशन में, वो कौन पे करेगा, वो भी कौन बताएगा, मजिस्ट्रेट ही बताएगा। कहाँ पे बता रहे हैं, सेक्शन 159 के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू सेक्शन 160 क्या कहना है कि जहां पर भी ऑर्डर को आप एब्सोल्यूट बना रहे हो अंडर सेक्शन 155 और 157, मजिस्ट्रेट नोटिस देगा किस पर्सन को, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑर्डर किया गया है कि आप इस एक्ट को क्या कर लो, परफॉर्म कर लो। ठीक है, विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड इन द नोटिस, नोटिस में ही टाइम फिक्स किया होगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे कि जो भी एक्ट है आप उसको परफॉर्म कर दो। ठीक है, जो भी विद इन टाइम दिया गया है उसमें। और अगर कोई पर्सन इन्फॉर्म सॉरी और अगर वो डिसओबीडियंस कर रहा है तो उस केस में 223 ऑफ बीएनएस के अंदर उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है जी। नाउ अगर एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है विद इन द टाइम फिक्स्ड, मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो खुद से भी वो करवा सकते हैं, और जो भी खर्चा लगेगा, जो भी कॉस्ट वगैरह लगेगी ऑफ परफॉर्मिंग इट, उसको किससे रिकवर कर लेंगे, उसी पर्सन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, गुड्स से या फिर और प्रॉपर्टी जो भी है उससे। ठीक है, बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सील ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन विद इन और विदाउट सच मजिस्ट्रेट लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मतलब वही करेंगे कि अटैच वगैरह कर लेंगे प्रॉपर्टी, अगर तो लोकल जुरिस्डिक्शन में है तो ठीक है, अगर लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो दूसरे मजिस्ट्रेट की अगर है तो उससे फिर वो प्रॉपर्टी अटैच वगैरह करवा के वो कर लेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है वो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नो सूट शेल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट ने कोई भी एक्ट किया है गुड फेथ में किया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फिर जो है वो लाई नहीं किया जाएगा फर्दर अंडर दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 160। पर भी अगर उस पर्सन की प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर दी गई है, ऑर्डर वगैरह परफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। इंजंक्शन क्या होता है, टेम्परेरी स्टे। देखो अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है सपोज, ठीक है, ये फ्यूम्स वगैरह छोड़ रही है, तो उस केस में अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि जो भी फैक्ट्री है आप इसको बंद कर दो। ठीक है, तो अब उनके पास ऑर्डर तो कंडीशनल होता है। ठीक है, कंडीशनल होता है तो यहाँ पर 90 डेज का या फिर 128 डेज का जो भी 120 डेज का जो भी टाइम है वो होता है, इसलिए होता है कि शो कॉज करने के लिए और बाकी की जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है उसके लिए। अब जो ये 90 डेज का या 120 डेज का टाइम लग रहा है उसमें तो हो सकता है ना कि कोई डैमेज वगैरह, कोई इंजरी वगैरह किसी पर्सन को हो जाए। ठीक है, तो इस डैमेज इंजरी को क्या करेंगे हम कि जब तक ये चल रहा है तब तक क्या किया जाएगा, वो फैक्ट्री वैसे की वैसे चलती जाएगी। तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन होती है कि वो इंजंक्शन जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेरी, कि जब तक ये जो भी है प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं आप ये पर्टिकुलर एक्ट या फिर पर्टिकुलर जो भी चीज है इसे परफॉर्म मत कीजिए। ठीक है जी। तो इफ अ मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 कंसीडर्स दैट इमीडिएट मेजर्स लेनी पड़ेंगे, नहीं तो कोई ना कोई डेंजर वगैरह या इंजरी वगैरह किसी न किसी पर्सन को हो जाएगी टू द पब्लिक, तो वो क्या करेंगे, ही मे इशू सच एन इंजंक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger ऑन इंजरी पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर। तो जब तक वो मैटर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, जब तक वो पेंडिंग है, तब तक उस टाइम तक जो इंजंक्शन है वो ऑर्डर की जा सकती है, दैट इज टेम्परेरी स्टे टू प्रिवेंट द डैमेज और एनी इंजरी टू एनी पर्सन और टू पब्लिक। ठीक है जी। सेकंड क्या कह रहा है, इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन forthwith obeying such इंजंक्शन, अगर कोई पर्सन उस इंजंक्शन को ओबे नहीं कर रहा है, मजिस्ट्रेट खुद से भी उसको मतलब डेंजर को रोकने के लिए अगर कोई मेजर्स वगैरह उनको लगेंगे तो वो ले सकते हैं। और इस सेक्शन में भी जो भी एक्ट किया जा रहा है बाय द मजिस्ट्रेट उन गुड फेथ, उसके अगेंस्ट कोई भी सूट जो है वो नहीं डाला जा सकता। ठीक है, नाउ सेक्शन 162 क्या कह रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर की गई हैं या फिर डीएम के द्वारा एम्पावर किया गया है। देखो कौन कौन किसके पास अथॉरिटी होती है, डीएम के पास होती है, एसडीएम के पास होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं होती। इनको एम्पावर किया जाता है किसके द्वारा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डीएम के द्वारा। तो ये तीनों पर्सन और डीसी कब किन केसेस में, अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट या डीएम ने एम्पावर किया है उस केस में, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कि आप रिपीट मत करो, कंटिन्यू मत करो कोई भी पब्लिक न्यूसेंस एज डिफाइंड इन बीएनएस या फिर किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ में। ठीक है, तो एक एक चीज है इसमें बस पढ़ने में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने ये सेक्शन बताई है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है इसको किसके द्वारा एम्पावर किया गया, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऊपर कौन कौन है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो चार बंदे आ गए हमारे पास, डीएम आ गया, एसडीएम आ गया,
EM and DC only if empowered by state government or district magistrate. ठीक है जी. Now ये इतना हो गया हमारे पास. Now we move to section 163 which is very important. 163 से लेके we have 160 196 तक है ना. सिलेबस में कितना है? 163 सॉरी 173 मैं गलत बोल रही हूँ. ठीक है. तो देखो ये सेक्शन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इतना लेके चलो कि 50% अगर बीएनएस की हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की तो 50% 40 से 50% तो इन्हीं सेक्शंस में दैट इज चैप्टर 13 में से आपको एग्जाम आएगा. और बाकी का एक तो आप ऐसे कह लो कि ये चैप्टर एक तरफ है और बाकी का ऊपर का जो भी था वो चैप्टर एक तरफ, मतलब वो सारा सिलेबस एक तरफ है. इतना इंपॉर्टेंट ये है और इसमें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं जैसे हम थोड़ा आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. तो सबसे पहले सेक्शन 173 किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात है नहीं कर रहा. कॉग्निजेबल केसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहां से होते हैं? शेड्यूल 1 से हमें पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, नॉन वेलेबल है. तो ये कहां पे पता चलता है हमें? शेड्यूल फर्स्ट ऑफ बीएनएसएस. ठीक है जी. हाँ, और किसके द्वारा ट्राई किया जाता है ये भी हमें शेड्यूल 1 से ही पता चलता है. ठीक है. तो सेक्शन 173 क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है. देखो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर सेक्शन 173 जो है इसके साथ डील कर रहे हैं. ठीक है जी. So every information relating to the commission of cognizable offense irrespective of the area. Now this is very important. ठीक है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बात कर रहा है हमारे पास जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो आया है वो इसी के साथ आया था. पहले ऐसा होता था कि एरिया में ही आप कर सकते हो कि आपका जो एरिया है जो आपके पास लग रहा है या जो भी आपके लोकल जिसके पास भी अथॉरिटी है उसी एरिया में जाके उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आप लिखवा सकते हो. अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया आप अपनी ऑफेंस जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जाके दे सकते हो. बाद में वो फिर जो भी आपका एरिया होता है उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है. ठीक है. सो एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station and if given. अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ रहा है आपका दैट इज EFIR. ठीक है. पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, अब यहाँ पर ये भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है. तो इतने से पार्ट में आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है. एक तो जीरो एफआईआर, एक EFIR और इसका एज इट इज क्वेश्चन जो है वो बन सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना. ठीक है जी. तो पहला क्या है? जीरो एफआईआर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया कि आपका कहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, आप कहाँ पे रहने वाले हो, व्हाटएवर आप कहीं पे भी जाके कर सकते हो. उसको हम जीरो एफआईआर कहेंगे. उसको नंबर नहीं मिलेगा. एफआईआर बाद में फिर जहाँ पे भी आपका जो भी एरिया होगा उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी, फिर उस पर नंबर लग जाएगा. ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जीरो एफआईआर. EFIR कि आप इंफॉर्मेशन जो है ओरली भी दे सकते हो, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी दे सकते हो. ठीक है. और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब फोन वगैरह पे दे सकते हो. अब वहां पे एक क्वेश्चन जो आता था वो ये आता था कि जब आप ओरली दे रहे हो तो आप मतलब जब भी आप देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपने जो भी एफआईआर करी है ठीक है वहां पे आपके नीचे साइन होगी. ठीक है. तो ओरली करने में या फिर EFIR करने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपके साइन नहीं हो रहे थे. तो वहां पर फिर आपके पास जो है अभी 3 डेज का टाइम होता है. ठीक है. 3 दिन के अंदर आपको जो भी अगर आपने ओरली या बाय फोन वगैरह या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से यानी कि कॉल वगैरह पे दी है तो वो क्या करेंगे वो अपना वहां पे राइटिंग में लिख लेंगे. ठीक है. और बाद में आपके पास 3 दिन तक का टाइम होता है. 3 दिन में फिर आपको वहां पे जाके पुलिस स्टेशन में जाके क्या कर देना होता है? साइन कर देने होते हैं. तो फिर वो आपकी क्या बन जाती है? एफआईआर प्रॉपर हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? जीरो एफआईआर आ गया, EFIR आ गया. ठीक है. तो जहां पर भी ओरली दी जा रही है इट शिल बी रिड्यूस्ड टू बी राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन. ठीक है. तो अगर मतलब कॉल में की गई है तो उसको वो उसी के टाइम पे जो है वो राइटिंग में रिड्यूस करेंगे उसके डायरेक्शन में. एंड बी रेड एवर टू इन्फॉर्मेंट. ठीक है. उसके बाद उसको सुनाया जाएगा कि हमने ये चीज लिखी है. एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन. ठीक है. और जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है चाहे राइटिंग में दी गई है चाहे बाद में राइटिंग में रिड्यूस की गई है शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट. ठीक है. तो वो क्या करेगा? साइन करेगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो 3 दिन होते हैं उसके पास उसको साइन करने में. और अगर तो राइट उसी टाइम पे वो सामने आमने है तो फिर तो बात ही दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो उसी टाइम को साइन करके वो दे देगा. ठीक है जी. नाउ इतना क्लियर हो गया. इसमें 3 चीजें आ गई हमारे पास. एक आ गई हमारे पास जीरो एफआईआर. ठीक है. एक आ गई हमारे पास जीरो एफआईआर. एक आ गई हमारे पास EFIR. ठीक है. EFIR कर रहे हैं तो 3 दिन के अंदर आपके पास टाइम होगा कि आप उसी टाइम पे आके जो क्या है साइन कर देंगे. ठीक है. इसके अलावा जो भी है उसको क्या किया जाएगा? राइटिंग में होना चाहिए, रिड्यूस टू राइटिंग अगर नहीं है. ठीक है. उसके बाद उसको रेड ओवर करके देना है हमें कि हमने ये चीजें जो है वो लिखी है. ठीक है. ये सारे जो पॉइंट्स है ये इसमें आ जाते हैं. ठीक है.
and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। देखो जब भी हम बात करते हैं पुलिस ऑफिसर के पास बेसिकली दो डायरीज होती हैं, एक होती है जनरल डायरी, एक होती है केस डायरी। ठीक है, केस डायरी का पर्टिकुलर आपको आगे सेक्शन है, इसका भी है एक्चुअली, जनरल डायरी भी इसमें लिखी होती है। ठीक है, अभी बता रही हूँ जनरल डायरी और केस डायरी। जनरल डायरी में वो अपनी प्रॉपर डेली का चीज नोट करते हैं कि ये पर्सन जो एफआईआर लिखवाने आया है, ठीक है, ये पर्सन हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे गए थे, ठीक है, इस टाइम पे ऑफिस में आए, ठीक है, इस केस के सिलसिले में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गए, उस केस के सिलसिले में, मतलब जनरल डायरी में जनरली वो जो भी काम करते हैं वो सारे इस जनरल डायरी में रिकॉर्ड किए जाते हैं, या बुक जो भी आप जिसको कह रहे हैं। ठीक है, और केस डायरी में पर्टिकुलर केस की बात की करें, अगर ए के मर्डर का सपोज ये केस है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ए के मर्डर की ही डायरी है, तो सिर्फ यहाँ पर वही चीजें की जाएंगी जो ए के मर्डर के बारे में इससे जुड़ी हुई। ठीक है, हाँ, कि इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करने गए, इस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए, इतने विटनेसेस आए, इतने विटनेसेस सुन लिए, इतने विटनेसेस को बाद में सुनने के लिए बुलाया है, इतने विटनेस को खुद जाके सुना है, इतने विटनेसेस को बुला लिया है कि यहाँ पर आके आप अपना दो, इस पर्सन को अरेस्ट किया है, इस पर्सन से पूछताछ की है। तो पर्टिकुलर इस केस के बारे में ही यहाँ पर दिया होता है, दैट इज योर केस डायरी। और जनरली वो जो नॉर्मली जो भी एक्ट अपना करते हैं इन द डेली जो भी चीजें हैं वो है आपकी जनरल डायरी। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये एफआईआर हो रही है या फिर दूसरी एफआईआर हो रही है, नॉर्मली उसका जो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस मतलब पूरा एज इट इज नहीं लिखते हैं, बट ऐसा लिख देते हैं कि ठीक है ये पर्सन जो था वो आया था, ठीक है, वो बुक में वो एंटर करेंगे जो भी ऑफिसर ने रखी होती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी विमेन के द्वारा दी गई है, कौन से ऑफेंसेस में, सेक्शन 64, 65, ये सारे ऑफेंसेस जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, और सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस 223 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by women police officer और any women officer। तो अगर ये सारी सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह हैं तो फिर किसी विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनको रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर किसी विमेन ऑफिसर के द्वारा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट कि ये सारे ऑफेंसेस जिस भी पर्सन ने किए थे, मतलब सॉरी विक्टिम के साथ जिस भी पर्सन के साथ हुए हैं या फिर अटेम्प्ट हुआ है जिस भी पर्सन के साथ, अगर वो टेम्परेली या फिर परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल है किसी भी तरीके से, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, कहाँ पे, उसके उस पर्सन के रेजिडेंस में। देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन रिकॉर्ड करेगी, विमेन रिकॉर्ड करेगी, विमेन ऑफिसर होगी, विमेन पुलिस ऑफिसर होगी, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन अगर ये जो विक्टिम है ये क्या है, ये मेंटली फिजिकली डिसेबल है, टेम्परेरी परमानेंटली फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में उसका जो भी रेजिडेंस है, मतलब यानी कि उसके घर पे जाके या फिर जो भी जगह उसने चुनी है उस जगह पे जाके जो भी उसके लिए कन्वीनियंट है उस पर्सन की चॉइस की, वहां पर जाके आप वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेके आओगे। ठीक है, और अगर इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी व्हाटएवर, तो फिर वो भी साथ में यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शेल बी वीडियोग्राफ्ड, और अगर वो पर्सन मेंटली फिजिकली डिसेबल है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप जो भी ले रहे हो उसको क्या किया जाएगा, वीडियोग्राफ किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर शेल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सून एज पॉसिबल। ये जब हम सेक्शन करेंगे मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of। तो ये जो भी कॉपी है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जो कॉपी होती है यानी कि एफआईआर की जो कॉपी है, वो आप साथ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किसको दे दोगे, या इंफॉर्मेंट को या फिर विक्टिम को। इंफॉर्मेंट को क्यों, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है इसको कोई भी मोशन में ला सकता है। अगर कोई तीसरा पर्सन है यानी कि इंफॉर्मेंट है या फिर विक्टिम खुद से दे रहा है, तो किसी भी पर्सन को जो भी आया है उसको क्या दे देंगे, वो कॉपी दे देंगे, और दोनों अलग अलग हैं तो एक ही कॉपी उनके पास आ जाएगी। ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175, सेक्शन 175 प्रोसीजन पास की बात करता है ऑफ ये इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है जी, तो विदाउट prejudice to the provisions of contained in section 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offense which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसे ऑफेंसेस है जो 3 से 7 साल तक की जिसकी पनिशमेंट है, ठीक है, तो उन केसेस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो क्या कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन अगर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा तो किसकी परमिशन लेगा, उससे पहले डीएसपी की। ठीक है, देखो सेक्शन 173 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो 3 साल से 7 साल जिनकी पनिशमेंट है,
तो उस केस में जो कि ऑफिसर है उसके पास ऑप्शन है कि वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है कि इस केस में क्या एफआईआर की जरूरत है, क्या सच में कोई ऑफेंसेस वगैरह हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी ऑप्शन है कि वो कर भी सकता है या वो डायरेक्टली ऐसे भी एफआईआर लिख सकता है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर वो चूज कर रहा है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा तो फिर उस केस में उसको क्या लेना पड़ेगा, डीएसपी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के वो नहीं कर सकता, ठीक है। दोबारा से पढ़ो, विदाउट प्रेजुडिस टू द provisions contained in section 175 on receipt of information relating to the offences which is the commission of any cognizable offense which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may with the prior permission of, may किसके लिए है कि वो preliminary inquiry करे या ना करे, but with the prior permission from an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, considering the nature and gravity of the offences, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for the proceeding in the matter within a period of 14 days. तो यहाँ पे एक और चीज है, टाइम पीरियड है कि 14 दिन के लिए वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कर सकता है, किस देखने के लिए कि क्या कोई प्राइमा फेसाई जो केस है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है जी। Then proceed with the investigation when there exists a prima facie case. और अगर उसको लग रहा है कि हाँ prima facie जो केस है वो बन रहा है तो फिर वो पर्टिकुलर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रोसीड कर लेगा। Any person aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information. देखो अब यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि आप पुलिस के पास गए और पुलिस ने आपकी उठा के एफआईआर जो है वो कर ली रिकॉर्ड, और नहीं करते हैं, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है। तो कोई भी person who is aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police. तो वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ यानी कि एसपी को वो क्या कर देगा, सब्सटेंस भेज देगा इंफॉर्मेशन का। और अगर एसपी को लगता है that such information discloses the communication of cognizable offense कि हाँ कोई cognizable offense जो है वो हुआ है, तो वो क्या करेगा, चाहे खुद से केस खुद से इन्वेस्टिगेट कर लेगा या फिर डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। मैंने कहाँ पे दिया है, आगे के सेक्शन में, ठीक है। And such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offense, failing with such aggrieved person will make an application to the magistrate, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे 175 में। बाकी अभी ऊपर का इतना है आपके पास, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आप एफआईआर लिखवाने पुलिस के पास गए तो पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लिखूंगा एफआईआर, तो उस केस में उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएगा कि आप मेरी जो है मतलब उसको पोस्ट करेगा क्या, सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरा पूरा एज इट इज नहीं दे रहा है, सब्सटेंस देना कि ऐसा ऐसा हुआ है। और अगर यहाँ पर एसपी को लग रहा है कि हाँ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हुआ है, तो वो खुद से वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है या उसके नीचे जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसको दे सकता है कि आप ये जो भी आपका इसको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। और ये जो ऑफिसर जिसको उनको एसपी ने डायरेक्ट किया है उसके पास सारी पावर्स होंगी कि हाँ स्टेशन ऑफिसर की, पुलिस स्टेशन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसकी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी सेक्शन 173 खत्म हो गई। नाउ मूविंग टू सेक्शन 174, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। 173 बात करता है किसकी, कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन की। 174 बात कर रहा है किसकी, नॉन कॉग्निजेबल की। जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उनमें जो हम रिपोर्ट वगैरह देते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसके हम कहते हैं एनसीआर, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो रिपोर्ट होती है उसको, ठीक है। When the information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limits of such station of non-cognizable offence, अब इन्फॉर्मेशन क्या है पुलिस के पास, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की, वो क्या करेंगे, he shall enter or cause to be entered in the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government by rules prescribed in this chapter। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जीडी एंड सीडी दो चीजें होती है। तो वो क्या करेगा, जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है या जो भी पर्सन उसके पास आ रहा है वो एंट्री अपनी जनरल डायरी में डालेगा कि ये पर्सन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन लेके आया है कि ये पर्टिकुलर जो ऑफेंस है वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, ये मैटर को किसको, जो भी पर्सन इंफॉर्मेंट आया है वो क्या करेगा, उसको रेफर कर देगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ और उनसे परमिशन लेके आओ, ठीक है। परमिशन के बाद वो पर्सन क्या करेगा, वो
आगे की जो रिपोर्ट है वो लिखेगा। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, देखो जब हम बात कर रहे हैं ना एफआईआर की, जब हम बात कर रहे हैं एफआईआर की, तो उसमें तो डायरेक्ट होता है कि जो भी इन्फॉर्मेंट होता है या फिर जो भी विक्टिम होता है वो क्या जाता है पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा। ठीक है, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बताएगा और वो उन सबको रिकॉर्ड कर लेगा और वो बन जाएगी हमारे पास एफआईआर। ठीक है, लेकिन एनसीआर में ऐसा नहीं होता है। एनसीआर में जो पुलिस है वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के एनसीआर को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन आया है तो जो पर्सन है दैट इज जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, जीडी, जीडी यानी कि अपनी जनरल डायरी में वो जो भी पर्सन है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सब्सटेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, रेफर करेगा फर्दर, किसको रेफर करेगा, मजिस्ट्रेट को। ठीक है, मजिस्ट्रेट को रेफर किया जाएगा, किस पर्सन को, इन्फॉर्मेंट को। इन्फॉर्मेंट को कहा जाएगा कि तुम जाओ और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आओ और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद फिर वो जो एनसीआर है उसको क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। और अभी ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेंट है जरूरी नहीं है कि वो जाए ही जाए, अगर उसको लगे कि नहीं छोड़ो, ठीक है, जो भी लग भी जाए, तो ये जो जीडी है, ये जो जीडी है वो विद इन 14 डेज, फोर्टनाइटली यानी कि 14 डेज के बाद मजिस्ट्रेट को रेफर की जाती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। हम्म, तो बात करें देखो इसको ना हम थोड़ा अलग से देखते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वी हैव इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले वी हैव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, दूसरा वी हैव इंक्वायरी एंड थर्ड वी हैव ट्रायल। ठीक है, अब ये जो डोमेन है ये किसकी डोमेन है, ये पुलिस की डोमेन है और ये जो डोमेन है ये किसकी है, ये मजिस्ट्रेट की डोमेन है। ठीक है जी, अब अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या है, वो उसमें पुलिस ऑफिसर जो भी है, विटनेसेस वगैरह, उसमें जो भी पुलिस ऑफिसर वगैरह है वो क्या है, विटनेसेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, अपना केस जो भी है वो सुनने के लिए, ठीक है, एविडेंस वगैरह जो होते हैं ऑन द फील्ड जाके वो कलेक्ट करते हैं। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में होता है। उसके बाद ये जो इंक्वायरी होती है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, ये देखने के लिए कि क्या कोई प्राइमा फेसाई जो केस है वो बन भी रहा है।
ठीक है, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर जब भी करती है इतनी कर लेती है कि प्राइमा फेसाई केस बन जाए, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये पुलिस ऑफिसर की डोमेन होती है, वो ये चेक करती है कि क्या कोई प्राइमा फेसाई जो केस है वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट जो है वो करते हैं। और उसके बाद जब ये इंक्वायरी स्टेज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी वगैरह की है एंड मेरे ओपिनियन से इसका मैं कॉग्निजेंस ले रहा हूँ, ये प्राइमा फेसाई जो केस है वो बन रहा है। उसके बाद उस ऑर्डर के बाद से जो है वो ट्रायल शुरू होता है, ठीक है। तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। नाउ अब देखो आप अपनी सेक्शन में हम कर रहे थे, ठीक है, हमने क्या देखा कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 176, ठीक है। उसके बाद कि मैं डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, 176 के बाद जो रिपोर्ट मिली उस केस में या तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन वगैरह डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर उनको लग रहा है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तो एट वंस या तो वो खुद से या फिर किसी और मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके वो सबॉर्डिनेट टू हिम उनको क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो होल्ड कर दो, यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं लगी तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो फिर इंक्वायरी स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लग रहा है कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं है तो डिस्पोज ऑफ द केस एज इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस संहिता, ठीक है जी। Now moving to section 179, any police officer making an investigation under this chapter, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस, यहाँ पर अभी विटनेसेस स्टार्ट हो जाएंगे। 179 में वो विटनेसेस वगैरह को बुला रहा है, ठीक है, 180 में वो उनको एग्जामिन करेगा और 181 में उनकी एविडेंशियल वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये 3 सेक्शन है विटनेसेस को लेके, याद रख लेना। सॉरी, सो 179 क्या कह रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो किस बाय ऑर्डर इन राइटिंग किसी भी विटनेस की अटेंडेंस जो है वो रिक्वायर कर सकता है within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted, कि किस पर्सन को बुलाएगा, फर्स्ट जिसको लग रहा है उसको कि हाँ ही इज एक्वेटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड सच पर्सन, और वो पर्सन क्या करेगा, ही शैल अटेंड एज टू रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ ही डोंट हैव ऑप्शन कि वो जाए या ना जाए, ठीक है, वो क्या करेगा, ही शैल गो, ठीक है जी। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो रिक्वायर कर सकता है अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ of any person within the limits of his own or any adjoining station, ये किस पर्सन को बुला सकता है, who is acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend as to required, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, अभी प्रोवाइजो की दिया कि किसी भी पर्सन को जो कि 15 साल से छोटा है या फिर 60 साल से, कहा गया 60 साल से बड़ा है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो 15 साल से छोटा है या फिर 60 साल से बड़ा है उस पर्सन को नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है, या फिर कोई भी मेंटली फिजिकली डिसेबल है या फिर एक्यूट इलनेस की वजह से वो नहीं आ सकता, ऐसे पर्सन को नहीं बुलाया जा सकता। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि 15 से 60 साल के पर्सन को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई 15 साल से छोटा है या 60 साल से बड़ा है या फिर कोई मेंटली फिजिकली डिसेबल है या फिर एक्यूट इलनेस की वजह से वो नहीं आ सकता है तो उस पर्सन को रिक्वायर नहीं किया जा सकता टू अटेंड एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच पर्सन रिसाइड, प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर वो पर्सन खुद से विलिंग है टू अटेंड द पुलिस स्टेशन सच पर्सन मे बी परमिटेड सो टू डू, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर, रीजनेबल एक्सपेंसेस जो है वो विटनेसेस वगैरह को वो देने के लिए कह रहा है बाय पुलिस ऑफिसर, खैर ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, बट एनीवेज स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स जो है वो ये चीज बना सकते हैं, ठीक है जी। सेक्शन 180, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, अब पुलिस ने विटनेसेस को बुलाया है, ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन। सो एनी पुलिस ऑफिसर, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर दिस चैप्टर या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस भाग एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर, क्या कर सकता है, या तो ओरली एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को who is supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, such person shall be bound to answer truly all questions, तो वो जो पर्सन है जो भी विटनेस है, ठीक है, जिनसे भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं दैट पर्सन इज बाउंड
to truly answer all questions relating to such case put to him by such officer other than the questions answer which would have tendency to expose him to criminal charge or to penalty or forfeiture. तो यानी कि यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है हमें, ठीक है, उसकी जो प्रोविजन है उसको यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी ऐसे अगर क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं जो उसको क्रिमिनल चार्ज के लिए एक्सपोज कर सकते हैं या पेनल्टी या फोर्फीचर के लिए, तो उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए ही इज नॉट बाउंड, अदरवाइज विटनेस जो है वो बाकी सारे के क्वेश्चन देने के लिए ट्रूली उन सबका जवाब देने के लिए ही इज बाउंड, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो है वो राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है कोई भी स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, दिस सेक्शन इट डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सच पर्सन, ट्रू स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर उसने 10 विटनेसेस को बुलाया है तो जरूरी नहीं है कि सबकी सब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, वो ओरली उन्हें एग्जामिन करेगा, अगर उसको लगेगा उसमें से 2, 3 या 4 विटनेसेस की इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ा मेरा केस मजबूत कर सकती है, तो उनकी उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा, बाकी के 6 विटनेसेस को वैसे का वैसे जो है वो छोड़ देगा, ठीक है जी। प्रोवाइडेड स्टेटमेंट मेड इन दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। प्रोवाइडेड कि अगर कोई भी ऐसी वुमेन की स्टेट है जिनके अगेंस्ट सारे ऑफेंसेस हुए हैं तो वो रिकॉर्ड की जाएगी बाय पुलिस वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर वुमेन ऑफिसर, ठीक है। नाउ यहाँ पर आगे एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है, सेक्शन 181 में इसको हम उसके साथ भी पढ़ सकते हैं जो हमारा एविडेंस वाला है, जैसे कि फिटनेस वैल्यू क्या होती है, देखो वैल्यू इसकी होती है 0, ठीक है, बीएस से भी बड़ा होगा, आपने आपको पता है कि कोई भी वैल्यू इनकी नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 181, ठीक है, सेक्शन 181 में मैंने बता दिया आपको एविडेंशियल वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही होती है। तो नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर, तो कोई भी स्टेटमेंट चाहे किसी भी पर्सन ने की है बाय पुलिस ऑफिसर टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शेल इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन, ठीक है, अगर वो राइटिंग में रिड्यूस की जा रही है तो फिर जिस पर्सन ने यानी कि जो भी विटनेस वगैरह है जिसने भी वो इंफॉर्मेशन दी है उसके द्वारा पहले तो वो साइन होनी चाहिए, ठीक है। Okay, no, नहीं साइन, oh sorry, I forgot. हाँ, no statement made by any person to police officer in the course of investigation this chapter shall be reduced to be signed by person, क्यों नहीं साइन होती है, बिकॉज उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो ना ही तो वो साइन होनी चाहिए, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन जो भी यूज की है वो पुलिस ऑफिसर डायरी में या फिर कोई भी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट और रिकॉर्ड जो है वो किसी भी पर्पस के लिए एट इंक्वायरी और ट्रायल किसी भी पर्पस में या फिर इन्वेस्टिगेशन में वो स्टेटमेंट जो भी यूज की गई है उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है। दोबारा से बता दूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट। तो ये हमें क्या कह रहा है सेक्शन 181 की कोई भी स्टेटमेंट जो भी विटनेसेस ने दी है वो अगर राइटिंग में रिड्यूस की भी है तो उसको ना ही तो साइन किया जाएगा, ना ही उस स्टेटमेंट को या उसका कोई भी पार्ट जो है या वो जो भी रिकॉर्ड है जो पुलिस डायरी में है या फिर किसी भी तरीके से है उस स्टेटमेंट या रिकॉर्ड को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, और वो किसके लिए होता है कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, इसके द्वारा नहीं ही, ठीक है जी। provided that any witness is called, ठीक है, provided क्या कह रहा है कि जब भी किसी विटनेस को बुलाया जाता है फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, जब भी किसी विटनेस को बुलाया जाता है फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as falsehood any part of this statement if duly proved may be used by the accused, ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अगर ड्यूली प्रूव कर दी जाए तो उसको एक्यूज्ड के द्वारा यूज किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्रोडिक्ट सच विटनेसेस। तो मैंने क्या बोला था कि इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, क्या, कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इसको यूज किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी इसकी वो नहीं होती वैल्यू, ठीक है। एंड व्हेन एनी सच स्टेटमेंट इज यूज्ड, या तो अगर आप री एग्जामिनेशन करोगे तो फिर आप क्या करोगे, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो आप उसका री एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, तो सिर्फ उतने ही उसकी वैल्यू होगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, सेक्शन 26 ए किसकी बात कर रहा था, बीएनएस का, बीएससी का बैंक डिक्लेरेशन की, तो उसमें तो आप यूज कर सकते हो ना कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी उसके बाद वो मर गया तो फिर उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है ये सेक्शन बट अदरवाइज कर रहा है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन एनी ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और द सर्कमस्टेंस, ये छोड़ दो, जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 182 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, हमने बीएसएन में पढ़ा था कि इंड्यूसमेंट नहीं दी जा सकती, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस एज मेंशन सेक्शन 22 ऑफ बीएससी
ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई भी इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं देगी, जो सेक्शन 22 ऑफ बीएसए में कहा गया है। सेक्शन 222 बीएसए का किस चीज के बारे में बात करता है? कन्फेशन के बारे में। ठीक है, कन्फेशन में आपको इंड्यूसमेंट वगैरह से जो भी ऐसी कन्फेशन आती है वो क्या होती है? इररिलेवेंट होती है, मानी नहीं जाती। ठीक है जी। बट नो पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज। बट अगर कोई पर्सन कुछ बता रहा है, अपनी विल से बता रहा है, तो फिर उस केस में पुलिस ऑफिसर को या किसी भी और पर्सन को प्रिवेंट करने की जरूरत नहीं है बाय कॉशन और अदरवाइज। एनी पर्सन मेकिंग द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्क्रिप्शन एनी स्टेटमेंट व्हिच ही मे बी डिस्पोज्ड टू मेक ऑफ हिज ओन फ्री विल। तो अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी फ्री विल से दे रहा है, ठीक है, उसको कोई इंड्यूसमेंट नहीं की गई है, तो उस केस में फिर पुलिस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कॉशन करे, उसको रोके, उसको बताए, समझाए। बट अदरवाइज अगर कोई स्टेटमेंट है तो फिर वो जो है वो नहीं की जा सकती, provided that nothing in this subsection shall affect the provisions of section 4 of 183। तो 183 के जो भी है उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट 183 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें जो भी कन्फेशन वगैरह है वो कौन करता है? रिकॉर्ड, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो कन्फेशन होती है इट इज ऑलवेज ऑलवेज स्पॉन्सर्ड बाय आईओ। ठीक है, तो आईओ जो है वो ही हमेशा बंदे को लेके आता है कि ये अक्यूज्ड है, ये कन्फेशन करना चाहता है मजिस्ट्रेट के पास। तो उस वो जो कन्फेशन है वो 183 में रिकॉर्ड की जाती है। तो एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास केस चल रहा है या जो लोगन एरिया का है वही, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है वही, कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो है in which the information about commission of an offense has been registered whether or not he has jurisdiction in the case। जरूरी नहीं है कि jurisdiction है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी confession या statement जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है which is made to him in the course of investigation। ठीक है, और ये एक और चीज है, ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के कोर्स की। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई पर्सन आके कन्फेस करना चाह रहा है, ठीक है, और उसको पुलिस लेके आ रही है, अपना जो भी ऑफेंस वगैरह है वो कन्फेस करना चाह रहा है, तो उसी के बारे में इस सेक्शन में बात की जा रही है। तो कोई भी मजिस्ट्रेट, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई भी कन्फेशन की जा रही है, स्टेटमेंट दी जा रही है, कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों ही चीजें आएंगी सेक्शन 183 में। ठीक है, और किसके द्वारा की जा रही है? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बिगिन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर कोई कर रहा है लेकिन इंक्वायरी से पहले पहले, ठीक है, तो चाहे इस टाइम में की जा रही है चाहे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी पर्सन कोई भी कन्फेशन देना चाह रहा है तो वो दे सकता है। अंडर 183 जो मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड इन दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि उसको रिकॉर्ड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। किसके प्रेजेंस में? जो भी अक्यूज्ड का एडवोकेट है उसकी प्रेजेंस में। मजिस्ट्रेट शेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा उस पर्सन को, जो भी ऑफेंडर है, अक्यूज्ड है, किसी, यू आर नॉट बाउंड टू मेक दिस कन्फेशन, और अगर आप ये कन्फेशन करोगे तो ये जो कन्फेशन है वो आपके अगेंस्ट जो है एज एन एविडेंस यूज की जा सकती है, एंड दैट इज सफिशिएंट, इवन सफिशिएंट अगर आप उसको वॉलंटरी कर रहे हो टू पनिश यू। ठीक है ना, आपको इम्प्रिजन करने के लिए वो काफी होगी। सो मजिस्ट्रेट शेल बिफोर राइटिंग एनी सच कन्फेशन explain to the person making it that he is not bound to make such a confession and that if he does so it may be used as evidence against him। The magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe, और जो magistrate है उसके पास reason to believe होना चाहिए कि ये जो भी confession है it is made voluntarily, मतलब वो अपनी मर्जी से कर रहा है। So if at any time before the confession is recorded, so किसी भी टाइम पे confession रिकॉर्ड होने से पहले अगर पर्सन अपेयर हो रहा है बिफोर द मजिस्ट्रेट और वो स्टेट कर रहा है दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द confession, ठीक है, confession रिकॉर्ड होने से पहले अगर पर्सन अपेयर होकर ये चीज कह रहा है कि देखो मैं confession नहीं करना चाहता हूँ, आई एम नॉट विलिंग टू मेक द confession, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ही शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन पुलिस कस्टडी। तो सबसे पहले तो शेल आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है इसमें। और दूसरा क्या है कि ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन खुद से आके कह रहा है कि मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसके बाद उसको फिर से जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी पुलिस वालों ने जबरदस्ती करके भेजा होगा तो फिर से वो भेजेगा तो वो उसको मारेंगे पीटेंगे, है ना, तो इसीलिए वो वापस से नहीं भेजते हैं। ठीक है जी। Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 of the recording the for, देखो 316 सेक्शन में आपको बताया गया है प्रोसेस, उस हिसाब से फिर रिकॉर्ड की जाएगी।
for recording an examination of an accused person and shall be signed by the person making it. किसके द्वारा साइन की जाएगी? जो पर्सन को कर रहा है, ठीक है. And the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट वगैरह मेमोरेंडम वगैरह तैयार करेंगे. ये नीचे लिखेंगे कि देखो मैंने एक्सप्लेन किया था दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, और अगर वो कन्फेस करेगा तो उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, बट मुझे लगता है दैट ही बिलीव इट वॉलेंटरी, मतलब उसने जो कन्फेशन की है वो वॉलेंटरली की है, ठीक है, मेरी प्रेजेंस में की गई है, ठीक है, और हियरिंग में की गई है, उसको रेड ओवर किया गया है कि उसने ये चीजें बोली हैं, ठीक है, एंड ही बिलीव दैट इट इज करेक्ट और इट कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट टू द सिस्टम, और फिर उसके बाद साइन किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के साइन आएंगे, ठीक है, ये प्रॉपर उसका जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है. एनी स्टेटमेंट, अब यहाँ पे हमारा कन्फेशन का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कन्फेशन का पार्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पर फिर स्टेटमेंट आ रही है विच इज अदर देन कन्फेशन, ठीक है. तो अगर कोई स्टेटमेंट की जा रही है अंडर सबसेक्शन 1, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है. तो अगर कोई स्टेटमेंट है तो फिर वो जैसे एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड, ठीक है. इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन, ये जो केसेस होते हैं जो इन केसेस इन सेक्शन में पनिशेबल होते हैं, सो इन केसेस पनिशेबल, ये कौन से आगे हमारे अगेन सेक्शन ऑफेंसेस आगे. मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट व्हम सच ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5, ठीक है. इसी तरीके से इसी वे से इनकी जो भी है वो रिकॉर्ड की जाएंगी as soon as the commission of the offense is brought to the notice to the police, ठीक है. Then provided that such statement shall as far as practicable be recorded by women magistrate, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जितना पॉसिबल हो सके women magistrate जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी, और अगर उनके एब्सेंस में मेल मजिस्ट्रेट कर सकता है बट इन द प्रेजेंस ऑफ women. Provided further that in case relating to the offences punishable with imprisonment, कोई भी ऐसे offences हैं जिनकी punishment 10 साल से ऊपर की है या फिर life imprisonment है या फिर death है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा statement of witnesses brought before him by the police officer. तो उन केसेस में जो भी पुलिस ऑफिसर विटनेसेस लेके आएगा उनकी वो रिकॉर्डिंग को करनी पड़ेगी स्टेटमेंट. क्यों करनी पड़ेगी? देखो ये तब होती है अगर उनको लगे कि ये जो विटनेस है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटनेस है, इट कैन बी द कि मतलब ये केस पूरा का पूरा हमको दे सकता है, ठीक है. फिर उस केस में वो मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं कि आप इनकी रिकॉर्ड कर दो. क्यों? क्योंकि अगर पुलिस वाले खुद से करेंगे तो उनको पता है कि इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू होने नहीं वाली. तो अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये विटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा देते हैं. क्यों? क्योंकि उस केस में तो उसकी पूरी की पूरी एविडेंशियल वैल्यू होगी, ठीक है जी. Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally physically disabled, magistrate क्या करेगा? Assistance लेके इंटरप्रेटर की या फिर स्पेशल एजुकेटर की in recording the statement. Provided also that if person making the statement is temporarily or permanently mentally physically disabled, जो भी statement पर्सन के द्वारा की जा रही है इवन विद द असिस्टेंस ऑफ ऑल दोस, उसको क्या किया जाएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है. दूसरा क्या कह रहा है? स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन who is temporarily or mentally physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief. देखो अगर किसी ऐसे पर्सन ने स्टेटमेंट दी है जो अभी मतलब डिसेबल वगैरह है तो फिर उसको एग्जामिनेशन इन चीफ ही मान लिया जाता है एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 142, और जो मेकर है वो उसी स्टेटमेंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है विदाउट द नीड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम एट द ट्रायल, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्टेज में हो रही है ना, तो फिर इसी को हम चीफ मान लेते हैं कि इन केसेस में जहां पर वो पर्सन डिसेबल वगैरह है, क्योंकि उसके बार बार उसको हार्डशिप ना उठानी पड़े इस वजह से, और फिर इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो भी पर्सन है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है सामने वाले पर्सन को, ठीक है. मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय whom the cases इंक्वायर ट्रायल. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने के बाद उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिनके भी द्वारा ये केस है वो रिकॉर्ड जो है वो करना है ट्राई वगैरह, ठीक है जी. There during the stage, next आ गया 184 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, ठीक है. तो अगर कोई भी विक्टिम ऑफ रेप है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रहा है. कौन करवाते हैं? पुलिस ऑफिसर्स करवाते हैं. वेयर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट इज प्रपोज्ड टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमन विद whom is rape alleged to attempt have been committed or attempted examined by medical expert एविडेंस के लिए, ठीक है जी. तो क्या किया जाता है कि जिस भी पर्सन के साथ अटेम्प्ट हुआ हो रेप का या फिर अटेम्प्ट टू रेप या फिर रेप हुआ है तो उस पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है इसके द्वारा बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, employed in a hospital run by the government or local authority, and in the absence of such a practitioner be any other registered medical practitioner, लेकिन होना मेडिकल प्रैक्टिशनर ही चाहिए किसके साथ? with the consent of that woman,
ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हु इज कमिटेड टू गिव कंसेंट, अगर वो मान लो एबल नहीं है अपना कंसेंट देने के लिए, तो गार्डियन वगैरह के द्वारा या फिर उस पर्सन उस वुमेन के कंसेंट के द्वारा, एंड सच वुमेन शैल बी सेंट टू सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 आवर्स। तो कितने टाइम में होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर अंदर वो प्रेफर किया जाता है कि वुमेन का क्या हो जाए, मेडिकल जो भी एग्जामिनेशन है वो हो जाए, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है जी। नाउ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको भी वुमेन भेजी जाएगी, वो क्या करेगा, बिना डिले के एग्जामिन करेगा उसको एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उसमें वो नेम, एड्रेस ऑफ द वुमेन, एज ऑफ द वुमेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द होम, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग, मार्क्स ऑफ इंजरी अगर कोई है, ठीक है, मेंटल कंडीशन उसकी, जनरल अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स जो है उसको प्रॉपर्ली डिटेल में लिखेगा। ये जो रिपोर्ट है वो प्रिसाइसली स्टेट करेगी रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। ठीक है, वो जो रिपोर्ट है वो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड की जाएगी, मतलब उस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया जाएगा कि कंसेंट जो था वो वुमेन का लिया गया था या फिर किसी और पर्सन का हु इज एबल, हु इज कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट। ठीक है जी। एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर। देखो टाइमलाइंस बहुत अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है टाइमलाइंस। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो जो भी रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड की जाएगी टू द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और मजिस्ट्रेट जो है फिर वो उसको 193 सेक्शन में जो है वो उसको देते हैं। ठीक है, तो कितने दिन में मेडिकल प्रैक्टिशनर 7 दिन के अंदर अंदर किसको देगा, आयोग को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये जब 193 में पुलिस ऑफिसर जब भी चलान पेश करते हैं उसी के साथ वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेंडिंग लॉफुल एन एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन ऑफ एनी पर्सन कम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ। ठीक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि कंसेंट होना चाहिए। देन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देन वी हैव सर्च बाय पुलिस ऑफिसर 185 186। ठीक है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो। देखो ये होती है इमरजेंसी सर्च। ठीक है, इमरजेंसी सर्च की अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि कोई उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो फिर किसी भी जगह में एंटर वगैरह होके प्रॉपरली अपनी केस डायरी में एंट्री वगैरह करके वो जाके वहां पे क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। ठीक है, so whenever an officer in charge of police station or police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purpose of investigation into an offence which is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station, ठीक है, of which he is in charge। यहाँ पर क्या है, जिस भी पुलिस स्टेशन का वो इंचार्ज है उसकी लिमिट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकता है, और उसको लग रहा है कि इन हिज ओपिनियन अगर बात उसको वैसे नहीं मिलेगा और अगर उसने डिले वगैरह किया तो निकल जाएगा, तो अपने रीजन वगैरह को केस डायरी में रिकॉर्ड करके वो स्पेसिफाई वगैरह करके वहां पे जा सकता है। ठीक है, और या तो खुद से सर्च कर सकता है या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज के सर्च वगैरह करवा सकता है विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन। पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, अगर पॉसिबल हो सके तो वो खुद से करे, नहीं है तो फिर जो भी उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसको भेज दे, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से यानी कि मोबाइल फोन वगैरह से उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करे। ठीक है, और अगर वो, हाँ वही चीज आ गई कि अगर वो खुद से नहीं कर सकता तो अपने जो भी है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज के कर देगा, लेकिन वो प्रॉपर राइटिंग में देगा कि मैं इस पर्सन को भेज रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं जा पाया, ये सब चीज। ठीक है जी, ये कहाँ पे आ गया, ठीक है, ये किस केस में आ रहा है, जहां पर वो खुद से मतलब उसकी पर्टिकुलर अपनी लिमिट्स में है ऑफिस स्टेशन। यहाँ पर सेक्शन 196 की बात कर रहा है, उसकी लिमिट्स में नहीं है, बट किसी और मतलब ये है, ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, ये इसकी लिमिट्स है। अब इसमें अगर उसने कुछ सर्च करनी है तो वो खुद से जाके रीजन वगैरह रिकॉर्ड करा के कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर उसको करनी है तो ये इसके लिमिट्स में, ये पुलिस ऑफिसर की लिमिट्स में ये वाला एरिया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर उसको सर्च करनी है तो वो क्या करेगा, ये वाला पुलिस ऑफिसर इस वाले पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा जिसके पास ये लिमिट्स है। ठीक है, इसको कहेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर जगह पे सर्च करनी है बिकॉज ऑफ दिस, फिर ये वाला पुलिस ऑफिसर या तो खुद से करेगा या फिर अपना जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसको भेज के करवा देगा, और उसकी रिपोर्ट जो है वो इस पुलिस ऑफिसर को फिर मिल जाएगी। ठीक है जी, यही लिखा है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 187 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये किसकी बात कर रहा है, रिमांड की बात कर रहा है। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, फर्दर कस्टडी की, फर्दर डिटेंशन की। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें इसके बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कांट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 58 में कि मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है कितने टाइम में, 24 आवर्स में। ठीक है, अब 24 आवर्स में देखो इसको अलग से समझते हैं।
यही सेक्शन करवाऊंगी, बाकी हम कल कर लेंगे, कल मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी। देखो पता क्या है, टाइम तो लगेगा इसमें, मुझे लगा था आज कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ ये सेक्शन एक्चुअली है ना एंड वाली, इसको धीरे धीरे करवाना पड़ता है बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल है और अच्छा खासा है ना, ठीक है। तो ये वाली सेक्शन में कल ही करवा दो, क्योंकि टाइम तो लगेगा इसमें भी, क्योंकि ये खुद से ही सेक्शन बहुत लंबी सेक्शन है और इसमें समझने वाली भी चीजें हैं। तो अगर ये सेक्शन की भी बात करूंगी ना, तो इसमें भी 15-20 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो कल ही करवा दूंगी ये, और ये कंप्लीट करवा दूंगी आपको, ठीक है। हाँ कल ही करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल वी विल ट्राई कि हमारा ये सारा कवर हो जाए। एक्चुअली क्या है ना, मेरी इसमें बैटरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कल करवा दूंगी, कल मैं आपका ये कंप्लीट करवा दूंगी। और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद हमारा जो भी हमारा वो है, नेक्स्ट कौन सा है, SC ST वाला एक्ट है ना, वो कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू।